अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। सुबह खैर ज़िंदगी और जनाब एक नए दिन और एक नई सुबह के साथ और एक नए आज़म के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ और आप सब लोगों को मेरी जानिब से और मेरी टीम की जानिब से जनाब जुम्मे का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। उम्मीद करती हूँ कि आप खुश होंगे और सेहत से भरपूर ज़िंदगी भी आप लोग ज़रूर गुजार रहे होंगे। और एक नए आज़म के साथ हमेशा की तरह हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ भी करेंगे और एक खूबसूरत सी बात के साथ और मुख्तसर मैसेज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। वो कहते हैं ना कि ज़िंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। तो ये हमारा जो मुख्तसर से ज़िंदगी है ना, कोशिश किया करें कि इसे भरपूर अंदाज में हम लोग जी लें। और ये मैं सिर्फ आप लोगों को नहीं बोल रही होती हूँ, मैं अपने आप को भी तलकीन कर रही होती हूँ। और जो मेरे पास है वो आपके पास है और इस पर हम सबको अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि जो आपके पास है ना वो सिर्फ अल्लाह की करम नवाजी होती है और इस पर खुश रहने की हमें हमेशा कोशिश भी करनी चाहिए। कोई काम या जो जिम्मेदारी आप पर है ना उसे पूरी दिलजमी से हमें सरअंजाम देना चाहिए कि देखने वाले आपकी मिसाल ज़रूर दें। अपने से ऊपर देखने से पहले ना हमें हमेशा अपने से ज़रा नीचे देखना भी सीखें, क्योंकि जब आप ख़ुद से ऊपर देखेंगे ना तो हर चीज़ की ख्वाहिश करेंगे अपनी ज़िंदगी में, तो फिर जो आपके पास मौजूद है उसे भी नेगेटिव सोच और नेगेटिव एनर्जी में आप लोग उसे गंवा देंगे। और आपके पास गाड़ी है तो बजाय ये सोचने के कि सुपर कार क्यों नहीं है, ये सोचें कि अगर ये ना होती तो बाइक होती, तो बताएं फिर कैसा होता आपकी ज़िंदगी में, वो सफ़र कितना मुश्किल होता। और जिनके पास बाइक है वो ये ना सोचें कि जनाब उसकी जगह गाड़ी होती, वो ये सोचें कि अगर उनकी जगह साइकिल होती तो फिर क्या होता। तो ये बड़ी चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनको हम लोगों ने मद्देनज़र रखना होता है अपनी ज़िंदगी में। मज़ीद आगे बढ़ते हैं, एक और थोड़ी सी छोटी सी मिसाल दे देती हूँ कि अगर जिनके पास साइकिल नहीं है और वो पैदल चल रहे होते हैं, और अगर पैदल चलने वालों के लिए ये सोचें कि अगर उनके पास टांगे ही ना होती तो फिर उनकी ज़िंदगी किस तरह गुजरती। तो इसलिए जनाब जो भी आप लोगों के पास है ना उस पर शुक्र अदा करें। ख्वाहिशात का क्या है, ये जितनी मर्ज़ी बढ़ा लें इसका दायरा कार बढ़ता जाता है। बढ़ानी है तो उतनी ही ज़िंदगी में तिशगनी और दौड़ भी मज़ीद बढ़ा ली जाए और मुस्बत रहें हमेशा, ना सिर्फ अपनों के लिए बल्कि दूसरों के लिए भी अच्छा हमेशा सोचना चाहिए। क्योंकि आसानी पैदा करेंगे ना तो आप ये सब करने लगेंगे तो ये मुख्तसर से ज़िंदगी के सभी रंग आपको बेहतरीन भी लगेंगे। और जिस तरह ये बारिशों का मौसम है, अपने इर्द गिर्द मौजूद ऐसे लोगों का भी ख्याल रखें जिन्हें आपके ख्याल और एहसास की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि हम ना अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी में और इसकी दौड़ में इतना ज़्यादा मसरूफ़ हो जाते हैं कि हम लोग भूल जाते हैं कि हमारे इर्द गिर्द ऐसे लोग भी मौजूद हैं। वो हमारे फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, वो हमारे रिश्तेदार भी हो सकते हैं, वो हमारे दोस्त अहबाब भी हो सकते हैं। हम उन्हें भूल जाते हैं कि जनाब उनको भी हमारी ज़रूरत हो सकती है, उन्हें भी हमारे वक्त की ज़रूरत हो सकती है। तो इसलिए अपने वक्त में से एक छोटा सा हिस्सा निकाला करें उनके लिए भी। और वैसे भी आज बहुत से लोगों का वीकेंड है, बहुत से लोगों का कल से वीकेंड स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन ये वीकेंड ही होता है जनाब जो हम सबको मेरे ख्याल से एक नई एनर्जी देता है कि हम लोगों ने अच्छे तरीके से अपने साथ तो वक्त गुजारना ही गुजारना है, लेकिन अपनी फैमिली को भी वक्त ज़रूर देना है। तो आज जुम्मे का दिन है, बड़ा मुबारक दिन है और जुम्मे की मुनासबत से भी आज हम बात करेंगे। लेकिन आज का दिन आप लोग जितनी ज़्यादा दुआएं कर सकते हैं उतनी ज़्यादा दुआएं करें, अपने लिए दुआएं करें, अपने प्यारों के लिए दुआएं करें और अपने साथ साथ इस मुल्क के लिए भी दुआ ज़रूर करें कि हमारा जो मुल्क है वो तरक्की की राह पर गामज़न हो जाए और जितनी भी मुश्किलात हैं, जितनी भी परेशानियों का हमें सामना करना पड़ा है वो ख़त्म हो जाएं। तो ये आज का पैगाम था जो आपके साथ मैंने शेयर किया है। और जनाब एक अहम मौजू पर आज हम बात करेंगे और हमारा मौजू है आज सब्र की कमी के हवाले से। मौशरे में सब्र व इस्तकामत का बहुत ज़्यादा फुकदान पाया जाता है और हम देखते हैं कि नौजवान जो नस्ल है ना वो बहुत जल्द जज्बाती हो जाती है, सब्र से काम नहीं लेती और बहुत जल्द फैसले करने को तरजीह भी अपनी ज़िंदगी में देती है। और नौजवानों में बर्दाश्त भी नहीं पाया जाता है। नौजवान नस्ल तब्दीली तो चाहती है लेकिन इस तब्दीली के लिए कोशिश
नहीं करना चाहती है, हम माफ़ भी नहीं करना चाहते हैं। हमें बतौर मुआशरा बहुत सारी तब्दीलियों की ज़रूरत भी है और आज आलमी मुआफ़ी का दिन भी मनाया जा रहा है और ये ख़ास दिन दूसरों को माफ़ करने और अगर आपसे किसी की दिल आज़ारी हो जाती है तो उससे मुआफ़ी मांगने के लिए वक्फ है। और एक और बात जिसने करोड़ों मुसलमानों के जज्बात को मजरूह किया है, उनको हर्ट किया है कि स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती हुई है। पूरी दुनिया में एहतजाज रिकॉर्ड कराया जा रहा है मुसलमान कम्युनिटी की तरफ से और बहुत एक अफसोसनाक सूरत हाल है कि जनाब इन तमाम चीज़ों को आज़ादी इजहार राय का नाम दिया जा रहा है। तो इन सब चीज़ों पर आज हम बात करेंगे। हस्ब मामूल हमारे साथ पीर तारिक शरीफजादा साहब मौजूद होते हैं, बहुत मारूफ सीरत स्कॉलर हैं, तो डॉक्टर साहब से बात करेंगे और इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से रोशनी डालेंगे इसके ऊपर। डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब एक तो आज आलमी मुआफ़ी का दिन मनाया जा रहा है, तो मुआफ़ी देना, मुआफ़ी मांगना कितना ज़रूरी है और ये अमल कितना हमें जो है ना वो अज्र देता है? बिस्मिल्लाह रब्बी मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम। सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया और आज का उन्वान भी लम्हे मौजूद के तकाज़ों के ऐन मुताबिक है और बिलखुसूस आपने अपने सरनामा कलाम में जिन दोनों बुनियादी मौज़ूआत पर गुफ्तगू की और तवज्जो दिलाई वो दोनों ही न सिर्फ ये कि आज के दिन के हवाले से अहमियत रखते हैं, यानी माफ़ी और सब्र का जो हवाला है वो भी, और फिर कुरान हकीम की निस्बत और ताल्लुक़ से जो दुनिया भर में एक फ़िज़ा पाई जाती है, इन दोनों की निस्बत से ये दोनों मौज़ूआत आज की तारीख़ के तनाज़ुर में भी बड़े अहम हैं और रोज़मर्रा की ज़िंदगी की बुनियाद पर हमेशा से मैं ये समझता हूँ कि इंसानी ज़िंदगी जो है उसके अहम मौज़ूआत रहे हैं। जहाँ तक माफ़ी का मामला और सब्र का मामला है तो हमें ये समझना चाहिए कि इंसानी मुआशरा जो है उसे अल्लाह ने इंसानों को बिलखुसूस अपनी सारी मखलूक़ात में अशरफुल मखलूक जिन 3-4 बुनियादी सलाहियतों की बुनियाद पर करार दी गया है, उनमें से एक बुनियादी सलाहियत इल्म के बाद जो सबसे अहम और नुमायाँ बुनियादी सलाहियत है वो एक दूसरे के लिए गुंजाइश पैदा करना, कुशादगी पैदा करना और एक दूसरे को बर्दाश्त करना है। गो हम ये कह सकते हैं कि इंसानी तारीख़ पे जब हम नज़र दौड़ाते हैं तो मुख्तलिफ़ ज़मानों के दरमियान जब हम ये देखते हैं कि कौन सा ज़माना दूसरे से ज़्यादा महज़ब है, तो उसका जो बराह रास्त एक मेयार है वो यही है कि किस ज़माने के अंदर अपने मिजाज से हट के बातों को बर्दाश्त करने के हवाले से कैसा रवैया पाया जाता है, कैसा अल-आरफा गुंजाइश और कशाइश पाई जाती है अपने मिजाज से हट के बात को कबूल करने के हवाले से। क्योंकि जब आप दूसरे की बात को अपने मिजाज से हट के कबूल करने के लिए आमादा हो जाते हैं, ज़हनी तौर पर तैयार हो जाते हैं, तो फिर आपके लिए उसे माफ़ करना भी आसान हो जाता है और फिर जो दिल आज़ारी हुई होती है उसके ऊपर सब्र करना भी आसान हो जाता है। गोया ये इंसानी तहजीब का एक ऐसा मेयार है जिससे किसी ज़माने के इंसानों को भी परखा जा सकता है कि वो अपने दौर के एतबार से, अपने गिरदोपेश के एतबार से किस दर्जे पर तहजीबी एतबार से, इंसानी अखलाकी अक़दार के एतबार से बेहतर लोग थे। आप ये देखें कि बुकरात एक बहुत बड़ा दानिश्वर हुआ और उससे किसी ने पूछा कि तुमने बहुत सारे लोगों से इस्तिफ़ादा किया। वो अपनी किताब के आगाज़ में लिखता है कि मैंने लगभग 4000 असातिज़ा से जो है कुछ ना कुछ सीखा, कुछ ना कुछ कस्बे फैज़ किया। उससे पूछा गया कि आपके सबसे पसंदीदा, आपके महबूब तरीन उस्ताद कौन से हैं, तो उसने कहा कि मैं जिस शख्सियत से सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ ना वो शख्सियत सुकरात थी। तो लोगों ने पूछा कि सुकरात से मुतासिर होने का क्या सबब है, तो उन्होंने क्या वो इल्म में इतने आला अरफा थे? उसने कहा इल्म में तो यकीनन बाकी लोग भी अपने अपने मकाम पर अपने अपने शोबे के हवाले से नामवर आदमी थे, लेकिन सुकरात की दरसगाह का तखस्सुस ये था, स्पेशलाइजेशन ये थी, उसका गोया शोहरा और बुनियादी वजह तारुफ ये था कि उसने बाकी सब ने हमें इल्म सिखाया और अपनी बात बयान करना और दूसरों की बात सुनना सिखाया, लेकिन सुकरात का हम पर यह एहसान है कि उसने हमें अपने मिजाज से हट के सुनने, जो हम तक पहुंचने वाली बात है उसे बर्दाश्त करना सिखाया। सो ये जो बर्दाश्त करने का अमल है ये इस दर्जे पे बहुत आला और अरफा। और फिर हम ये देखते हैं कि सारे ही जो खुदा रसीदा लोग इंसानी तारीख़ में आए, वो अम्बिया मुरसलीन हो या दीगर सालिहीन हो, अपने अपने ज़माने के रिफॉर्मर्स हों, उन सब के मिजाज के अंदर एक ख़ास दर्जे की कुशादगी हमें नज़र आती है। और फिर रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्योंकि अल्लाह के इस कुर्रा अर्ज़ी के ऊपर सबसे बेहतरीन निज़ाम लाने वाली हस्ती हैं, तो हुजूर की शख्सियत में जहाँ बाकी सारे खसाइल खूबियाँ अपने दर्जा कमाल पर हमें नज़र आती हैं, वहाँ पर माफ़ कर देने का अमल जो है, बर्दाश्त करने का अमल, ये भी एक आला अरफा दर्जे का अमल जो है वो पाया जाता है। और रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
अपने असहाब की हर लम्हा अपने अमल से भी और अपने कौल से भी ये तरबियत करते हुए नज़र आते हैं कि मुआशरे को एक आला और मिसाली अल्लाह का पसंदीदा मुआशरा बनाने का, और उससे एक दर्जा आगे आप ये देखें कि इंसानों के लिए एक पुरसुकून और काबिल रिहाइश मुआशरा बनाने के लिए, इसे एक लिवेबल प्लानट बनाने के लिए एक बहुत बुनियादी ज़रूरत ये है कि इंसान एक दूसरे को बर्दाश्त करना सीखे, और उस बर्दाश्त के बहुत सारे जवाज़ जब आप फराम करना शुरू करते हैं अपने आप को, तो फिर उन जवाज़ों की बुनियाद पर आपके लिए बर्दाश्त करना, अपने मिजाज से हट के किसी बात को कबूल करना आसान हो जाता है। आप ये देखिए, मेरे करीम रसूल का मामला तो ये है कि कायनात की सबसे कामिल बात मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास है। यानी कोई तसव्वुर कर सकता है कि आपसे बेहतर बात किसी के पास मौजूद हो, लेकिन आलम यह है कि अबू कुआशा यहूदी जैसा हकीम जो है वो 9 बरस तक रसूल रहमत की बारगाह में आता है और हर रोज़ मुख्तलिफ सवाल करता है। वो सवालात करता है जिसकी ख़ास तकरार है। असहाबे रसूल कहते हैं जब हम उसे सूकुल लैल से मस्जिद नबी की तरफ आते हुए देखते तो हमारी तबीयतें, हमारे मिजाज बिगड़ना शुरू हो जाते कि ये आज फिर आएगा और रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिजाज पर दोबारा जो है वो गिरा गुजरेगा, ये दोबारा हुजूर को अजियत में मुब्तला करेगा, और ये बार बार वही जो इसके सवालात कई बरसों से चले आ रहे हैं वो सुनाएगा। हत्ता कि असहाब कहते हैं कि उसका ये मामूल इतना रासिख हो चुका था कि हमें उसके सवालात तक याद हो गए थे कि इसके बाद कौन सा सवाल करेगा। लेकिन मेरे रसूल का मामूल क्या है, वो जब आता है हुजूर उसे उसी कुशादगी के साथ मुस्कुराते हुए खुशामदीद कहते हैं, इनफिरादी तवज्जो देते हैं और हर सवाल को ऐसे सुनते हैं गोया पहली दफ़ा सुन रहे हैं। और फिर तारीख हमें बताती है कि 9 बरस तक ये सब कुछ करने के बाद एक दिन तो उसने हद कर दी, और मामला ये हुआ कि वो मस्जिद नबी का वो जो मुख्तसर सा कमरा था उससे उठा, बहुत देर तक कजबैसी करता रहा, बहुत देर तक बेतुके सवालात करके अजियत पहुंचाता रहा। असहाबे रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इकराम में, आपके अदब में खामोश, क्योंकि हुजूर ने सबको मना कर रखा था कि किसी ने इसको सनब नहीं करना, इसको खामोश नहीं करना, इसको तंबीह नहीं करनी। बिल आखिरी सवाल करते हुए, कठहुजती करते हुए जब वो बाहर उठा कहका लगाते हुए, और उसने एक ऐसी बदतहजीबी की कि मस्जिद नबी का सेन जिसके अंदर रेत मौजूद थी उसमें किबला रुख होकर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मुंह करके उसने नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक वहां पर पेशाब कर दिया। अब असहाबे रसूल भी ये देख रहे हैं और सरकार दो आलम भी ये देख रहे हैं। असहाब उसको पकड़ने के लिए, उसे सबक सिखाने के लिए बढ़ते हैं। मेरे करीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे असहाब को हुक्मन बिठा देते हैं, खुद बाहर जाते हैं और जो रेत गीली होती है उससे जो दाएं बाएं की खुश्क रेत है उससे उसको बराबर कर देते हैं। अंदर वापस आते हैं तो तारीख हमें ये बताती है कि हज़रत उमर फारूक जैसी हस्ती अपनी तलवार जो है वो मस्जिद नबी की दीवारों के ऊपर मारते हुए नजर आते हैं और बेचैनी से कहते हैं, या रसूल अल्लाह आपने हमें क्यों रोका एक ऐसे बदबख्त को सबक सिखाने से जो अल्लाह को भी अजियत देता है और अल्लाह के रसूल को भी अजियत देता है। यानी अल्लाह के लिए भी, अल्लाह के बारे में, अल्लाह की शान में भी गुस्ताखी करता है और आप की शान में भी गुस्ताखी करता है। मेरे करीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब सुनिए, जिससे हम सब के लिए एक हिदायत और रहनुमाई का अज़ली अब्दी सरचश्मा हम तक पहुँचता है। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम में से कोई अल्लाह के मामले में मुझसे ज़्यादा बागैरत हो सकता है, गैरत वाला हो सकता है, हमीयत वाला हो सकता है? असहाब दम बखुद हो गए। एक लम्हे के लिए उन सब का जलाल गुस्सा रुक गया और हुजूर की तरफ देखना शुरू हो गए। हुजूर ने फरमाया, बेशक मैं तुम में सबसे ज़्यादा अल्लाह के मामले में गैरतमंद हूँ। लेकिन एक साहबी ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह फिर आपने हमें तो चले रोक दिया, आपने खुद उस पर क्यों नहीं हाथ उठाया? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं उस पर कैसे हाथ उठाता कि उसकी दाढ़ी में मेरी दाढ़ी की निस्बत ज्यादा सफेद बाल मौजूद थे। आप ये देखिए कि ये मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा है कि आपके यहाँ लोगों को उसकी 9 बरस की बदबख्ती, उसकी बदतहजीबी, उसकी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजियत देने की कोशिश, वो सारी एक तरफ। लेकिन मेरे करीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल ये है कि एक जवाज है कि उसकी दाढ़ी के अंदर कुछ बाल सफेद हैं, इम्कान है कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़ाहिरी उम्र में चंद दिन बड़ा हो। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात को जवाज बनाते हुए उसकी इतनी बड़ी गलती को दरगुजर करने के लिए तैयार है। इस वाक़े के अंदर मेरे, आप और हम सब के लिए एक पैगाम ये है कि रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने गिरदो पेश में लोगों की गलतियों पर, उनकी गलतियों के हवाले से माफ़ करने के तनाजुर में कोई ना कोई जवाब अपने आप को फराम करते रहते थे और कोई ना कोई, किसी न किसी वजह के सबब, किसी न किसी दलील के सबब लोगों के लिए अपने दिल जो है वो कुशादा करते रहते थे। आप देखें ना कि वो लोग जिन्होंने मक्के के अंदर रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 13 बरस मुसलसल अजियत का निशाना बनाया, और फिर न सिर्फ ये कि मक्के में हुजूर के साथ ये मामला रखा, बल्कि एक लम्हा ऐसा आया
यानी आप ये देखें कि आखिरी सालों में ये हालत थी कि जो सालाना हज की तकरीब हुआ करती थी, उस ज़माने में अपनी नौयत का हज हुआ करता था, और उसका आखिरी एक बड़ा बाज़ाब्ता रुकन ये हुआ करता था, सरगर्मी ये होती थी कि तमाम लोग एक दरवाजे से दाखिल होते थे और तवाफ़ करते थे और फिर बाहर आ जाया करते थे, और वो तवाफ़ पूरे अरबों में बड़ा सादत पर मबनी समझा जाता था। रसूल रहमत जा रहे हैं और क्या देखते हैं कि वहाँ पर एक शख्स मौजूद है जिसका नाम है उस्मान बिन तलहा। ये वो हैं जिनको बहुत बरसों से जिनके खानदान के पास काबे की चाबी मौजूद है। वो उसकी निगरानी में खड़े हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर जाने के लिए उसे कहते हैं कि काबे का दरवाज़ा खोलो, तो वो क्या कहता है? उस्मान बिन तलहा कहता है कि अगर सारे अरब भी दुनिया से उठा लिए जाएं, आप और मैं अकेले रह जाएं, तो मैं तब भी आपको काबे के अंदर दाखिल नहीं होने दूंगा। यानी आप देखिए कि किस दर्जे की यानी बेबाकी के साथ वो रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिल आज़ारी कर रहा है। लेकिन फिर तारीख हमें बताती है कि जब फतेह मक्का पे मदीने के 9 बरस के क़याम के बाद मेरे करीम रसूल मदीना वापस आते हैं, मक्का वापस आते हैं, तो हुजूर का क्या मामूल है? हुजूर जब काबे के अंदर दाखिल होने लगते हैं ना, तो काबा ज़ाहिर है उसको ताला लगा हुआ है, कुफल उसके ऊपर मौजूद है। तो हुजूर के इल्म में है कि उस्मान बिन तलहा और उनके खानदान के पास चाबियां, तो हुजूर पूछते हैं उस्मान बिन तलहा कहाँ हैं? अच्छा। तो एक रिवायत के मुताबिक पता चलता है कि उन्होंने अपने आप को अपने घर में मुकफ्फल कर लिया। हुजूर ने ये कहा था कि जो लोग अपने अपने घरों के अंदर अपने आप को पाबंद कर लेंगे उनके लिए भी अमान है। जो हरम मक्का के अंदर आ जाए उनके लिए भी अमान है। बिन हज़ाम उनके घरों में जो लोग अपने आप को महसूर कर लेंगे, रोक लेंगे, अपनी तलवारें अपने न्याम में रख लेंगे, अपनी निगाहें नीचे कर लेंगे, रास्ता नहीं रोकेंगे, आवाज़ा नहीं कसेंगे, उन सब के लिए माफ़ी का मामला था। बुजुर्गों के लिए, बूढ़ों के लिए, सबके लिए माफ़ी के मामला। तो मेरे करीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि उस्मान बिन तलहा कहाँ है? तो उन्होंने कहा या रसूलल्लाह, उन्होंने तो अपने आप को अपने घर में मुकैयद कर ली है। तो मेरे करीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रिवायत के मुताबिक सहाबियों को भेजा और एक रिवायत के मुताबिक हुजूर असहाब को लेकर खुद चले और उनके घर के करीब पहुंचे, तो असहाब साथ थे, तो हुजूर ने उनको रोक दिया और उनकी गली के कोने से हुजूर ने कहा कि जो आवाज़ पाँव की धमक है ये लोगों के दिलों पर वहशत पैदा करती है, तो इसलिए आप लोग यहाँ रुको, मैं खुद अकेला जाके उस्मान बिन तलहा को लेता हूँ। हुजूर आगे गए और हुजूर ने उनके घर के करीब पहुंचकर उनको पुकारा, किन लफ्जों में कहा, ए मेरे भाई उस्मान, तुम्हारा भाई तुमसे मिलने के लिए आया है। उस्मान बिन तलहा वापस आए, हुजूर ने उनसे चाबियां ली, खाना काबा को खोला, अंदर इबादत के लिए गए। वापस जब आए तो अब सबके दिल में ये ख्वाहिश थी कि ये जो अजीम शान शर्फ है काबे की चाबियों को अपने पास रखने का, ये अब क्योंकि उस्मान बिन तलहा जो है वो तो साहिब ईमान नहीं है, तो इसलिए ये जो है किसी न किसी को मिल जाएगा। तो हर एक की ख्वाहिश ये थी कि ये शर्फ हमें मिल जाए। लेकिन मेरे करीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस उस्मान बिन तलहा को, जिसने रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस दर्जे की बदतहजीबी का मुजाहरा किया था, मेरे करीम रसूल की बर्दाश्त, सब्र और माफ़ करने का जज्बा इस दर्जे का है कि रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बाहर आए तो हुजूर ने कहा कि उस्मान बिन तलहा कहाँ हैं? तो आप सर झुकाए एक तरफ खड़े थे, आपके करीब आए तो मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं अमानतदारों को उनकी अमानतें वापस करने के लिए, लौटाने के लिए, उन तक पहुंचाने के लिए आया हूं। और फिर हुजूर ने वो चाबियां उनके हवाले की, और न सिर्फ उनके हवाले की, उनके दिल में धड़का था कि हुजूर तो अभी रहमत पर मबनी आपका तो उसवा है, जिंदगी है, मिसालिया है, मिजाज है, आप यहाँ से चले जाएंगे तो शायद अहले इस्लाम मुझसे वापस ले लेंगे। मेरे करीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये चाबियां तुम्हारे पास रहेंगी और ये तुम्हारे खानदान में उस वक्त तक रहेंगी जब तक कोई जालिम तुमसे ये चाबियां वापस न ले। तो वो आज तक अल्हम्दुलिल्लाह आप ये देखें कि वो जो कुफल बर्दारी का एक शर्फ है वो उन्हीं के खानदान के पास है। रसूल रहमत के पाकीज़ा उसवे आपकी जो बर्दाश्त करने का अमल है, ये जो एक लोगों के लिए माफ़ी की गुंजाइश पैदा करने का अमल है ना, इसकी बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस्मान बिन तलहा और उनके पूरे ख़ानदान को दीनी रहमत की आगोश अता फरमाई। तो हुजूर का तो पूरा उसवा ही माफ़ी पर बेशक बेशक। लेकिन डॉक्टर साहब, ये जो स्वीडन में एक जो अफसोसनाक वाक़या भी हुआ है और उसकी जितनी मजम्मत की जाए मेरे ख्याल से वो कम है, इस हवाले से आप क्या कहते हैं? बहुत बुनियादी सी बात है बेटे। एक बात हमें ये समझने की ज़रूरत है कि आप देखिए कि किसी और मज़हब की इल्हामी किताब जो है उसके बारे में इस तरह का रवैया नहीं इख्तियार किया जाता। आपको कहीं भी ये खबर सुनने को नहीं मिलती कि किसी ने खुदा न खास्ता बाइबल की तौहीन की या किसी और मुकद्दस औराक जो है उनकी या किसी मुकद्दस सहीफी की जो है वो की गई, तौहीन की गई। हालांकि और हमेशा जब की जाती है कुरान हकीम की जाती है। इसका सबब ये है, आप ये देखिए कि ये जो इस्लामोफोबिया है, इस्लाम के गालिब आने का खौफ है, और इसको एक बहाना बनाकर, एक बुनियाद बनाकर जिस तरह
दुनिया के 2.25 अरब मुसलमानों के दिल ज़ख्मी किए जाते हैं, किरची किरची किए जाते हैं, बार बार हमें एक रूहानी अजियत से गुजारा जाता है। इसके पीछे जो मुहर्रिकात हैं उनमें एक बहुत नुमाया सबब ये है कि एक तो वो हमारी हमीयत और गैरत को देखना चाहते हैं कि इनके अंदर किस दर्जे की अभी अपने दीन के साथ वाबस्तगी, अपने मुकद्दसात के साथ कुरान और साहिब कुरान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत और ताल्लुक़ से इनके यहाँ किस दर्जे की हसासियत पाई जाती है। क्या इनके जज्बे उसी अंदाज में ज़िंदा बेदार हैं और इनकी रूहें जो हैं वो उसी तरह रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वाबस्ता हैं। वो जो इकबाल ने कहा था ना कि वो फाका कश जो मौत से डरता नहीं ज़रा, रूहे मोहम्मद उसकी बदन से निकाल दो। तो ये रूह मोहम्मद जो है बुनियादी तौर पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ और आपके लाए हुए पैगाम, आपकी तालीमात और आपके लाए हुए कुरान हकीम के साथ जो उम्मत की एक वाबस्तगी और मोहब्बत है, एहतराम है, अदब है, इसके साथ एक वालेहाना अकीदत है, ये हकीकत में हमारे ईमान का एक मेयार है। इससे हमारे ईमान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की निगाह में भी परखा जाता है और मखलूक़ात जो हैं वो भी इसी बुनियाद पर हमें परखती हैं। तो ये बार बार इसलिए होता है, हालांकि हमें ये समझना चाहिए कि कुरान हकीम तो ऐसी आला ज़र्फ़ किताब है, मैं बिल-ए-तमाम ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, ऐसी आला ज़र्फ़ किताब है कि ये कायनात में आने वाले अल्लाह के सारे इल्हाम, सारी जो रूहानी और इल्हामी हिदायत है उस सारे की तस्दीक करता हुआ नजर आता है। आप ये देखें, ये जिस वक्त कुरान हकीम को जलाया जाता है ना, तो ये सिर्फ कुरान हकीम में रिसालत माब या मुसलमानों की तौहीन नहीं होती है, बल्कि ये वो कुरान हकीम है जिसके अंदर 38 से ज़ायद मकामात पर जनाब मसीह अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शान बयान की गई है। आपकी वालदा के नाम पर पूरी सूरत मौजूद है और इसी तरह बाकी अंबिया और मुरसलीन, खुद जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में कितनी तफसील के साथ उनकी शान बयान की गई। अबुल बशर जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम से लेकर जनाब आदम अलैहिस्सलाम तक और सारे अंबिया और मुरसलीन, जनाब यूसुफ हों, जनाब अयूब हों, और बहुत एक तफसील के साथ अंबिया का अहवाल आता है। गोया उनकी और उनकी तालीमात सबकी इंडोर्समेंट इसके अंदर मौजूद है। ये तो अपने से पहले के सारे ज़मानों के खैर का खुलासा है जिसका नाम कुरान है। मैं ये समझता हूँ कि जब कोई बदबख्त कुरान हकीम की तौहीन करता है तो हकीकत में वो इल्हाम पर मौजूद अल्लाह की तरफ से उतारी गई हिदायत पर मबनी जितनी किताबें हैं, जितने साहिब और जितने अंबिया हैं, न सिर्फ उनकी तौहीन करते हैं बल्कि उन अंबिया के मानने वालों की भी जज्बात की तौहीन करते हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में जहाँ पर मुसलमानों के दिल इससे ज़ख्मी होते हैं और मुसलमान इसमें एहतजाज कर रहे हैं, इस सारी खबासत की जो अपनी हसासियत है वो एक तरफ, लेकिन इसके अंदर एक खैर का पहलू ये मौजूद है कि अब आहिस्ता आहिस्ता दुनिया भर के गैर मुतासिब जो ज़ेन हैं, जो इंसानियत पर और एहतरामी इंसानियत पर यकीन रखने वाले लोग हैं, उनके दिल दिमाग, उनके नज़रियात जो हैं वो इस तरफ पलटना शुरू हो गए हैं कि ये आज जो कुरान हकीम की बेहुरमती हो रही है, ये जो आज मुसलमानों की एक मुकद्दस किताब की ज़ाहिरी तौर पर बेहुरमती हो रही है, ये आगे चलकर किसी और किताब की बाकी साहिब की तरफ भी ये बारी आएगी। तो बुनियादी तौर पर ये पूरी दुनिया के अंदर एक बिलीवर्स और नॉन बिलीवर्स में दो हिस्सों में तकसीम होती हुई दुनिया नजर आती है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम ये देखते हैं कि जो इस दफ़ा वाक़या हुआ है, इसके तनाजुर में जहाँ मुसलमानों ने पूरी दुनिया के अंदर एहतजाज रिकॉर्ड कराया, वहाँ वेस्ट में, यूरोप में, अमेरिका, कनाडा में और दुनिया के बाकी मज़ाहिब में और ख़ुद हमारे पाकिस्तान के अंदर भी हमारे जो मसीह बहन भाई हैं वो भी, और बाकी कम्युनिटी, सिख कम्युनिटी, इवन हिंदू कम्युनिटी और बाकी जो मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग हैं, उन्होंने भी इसमें मुसलमानों के साथ इज़हार यकजहती किया और उनके साथ जो है वो अपना, उनके दुख में अपने शरीक होने का इजहार किया है। और एक बात मैं ये समझता हूँ कि यकीनन इससे मुसलमानों को तकलीफ तो बहुत पहुँचती है, लेकिन इसका एक पहलू और भी है, और वो क्या है, मैं हमेशा ये कहा करता हूँ कि कुरान हकीम को ही क्यों जलाया जाता है, एक लम्हे के लिए सोचना चाहिए ना। और उसका सबब जो उसकी बहुत सारी सियासी और तहजीबी जो जवाज़ हैं वो अपनी जगह पर, लेकिन इसका एक इल्मी जवाज़ भी मौजूद है, और वो क्या है, मैं ये समझता हूँ कि पिछले 1500 साल की तारीख में, अच्छा, जब से कुरान हकीम जो है वो बंदों तक पहुँचा, अल्लाह का ये सरमदी लाफानी पैगाम अल्लाह की मखलूक तक रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहुँचाया, उस वक्त से लेके आज तक 1500 साल में कोई शख्स भी इसका इल्मी जवाब नहीं पैदा कर सका, इसका इल्मी रद्द पैदा नहीं कर सका। इसके अंदर जो मौजूद सच्चाई लाफानी एक जो खैर है उसका इनकार नहीं कर सका, उसकी नफ़ी नहीं कर सका। जब आपके पास दलील और जवाब ख़त्म हो जाता है,
तो फिर आप इस तरह के बेहुदा कंडे जो है उनका इजहार करते हुए गोया अपनी शिकस्त का एतराफ़ करते हुए नजर आते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए, हम ये सारी चीज़ें, इन सारी सिनेरियोज़ के ख़िलाफ़ ख़ुद कितने मुत्तहिद हैं, क्योंकि 56 इस्लामी मुल्क हैं, लेकिन उसके बाद भी वक्तन फ़वक्तन इस तरह के जो वाक़यात हैं रूनुमा होते रहते हैं। तो किस तरह इसको कंडेम किया जा सकता है, किस तरह का इक़दामात जो है वो उठाए जा सकते हैं, पॉलिसीज़ किस तरह के बनाई जा सकती है इस्लामोफोबिया के हवाले से? ये बहुत बुनियादी सवाल है। मैं ये समझता हूँ कि जैसे आपने भी कहा कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के साथ दीगर 56 ममालिक, यानी जो 57 ममालिक इस वक्त दुनिया भर के अंदर मुसलमानों के मौजूद हैं, उन सब में इस पर एहतजाज हो रहा है। ज़ाहिर है हर जगह जहाँ कलमा गो हैं उनके दिल ज़ख्मी हैं और वो उस पर अपना इज़हार कर रहे हैं। हाँ, आप ये देखें जब भी इस तरह के वाक़यात होते हैं हमारे दिल ज़ख्मी होते हैं और हम एहतजाज करने के लिए बाहर निकलते हैं। बाद दफ़ा अपनी इमलाक को आग लगा देते हैं, बाद दफ़ा अपने घर को जलाना शुरू कर देते हैं, अपना नुकसान करना शुरू कर देते हैं और समझते हैं कि शायद ये कर देने से वो जो हमारे मुखालफिन के इस नज़रिया हयात जिसे दीन रहमत कहते हैं, इसके मुखालफिन जो हैं उनको हमने जो है वो खामोश करा दिया या उनको पाबंद कर दिए। ऐसा नहीं है। ये जज्बात जो हैं ये भी फितरी तकाज़ा हैं। मैं इनकी कुल्लियतन नफ़ी नहीं करता, मैं मुकम्मल तौर पर ये नहीं कहता कि ये नहीं होने चाहिए। यकीनन एहतजाज भी होना चाहिए। आप देखिए एक फितरी अमल है, जब कोई शख्स किसी को गाली देता है तो सुनने वाले की समात तक वो एक बात पहुंचती ना, होती तो वो एक बात ही है, लेकिन वो उसके अंदर के सारे निज़ाम को हिला के रख देती है और उसके अंदर एक जो है वो एग्रेशन और गुस्सा पैदा होता है और एक रद्द अमल पैदा होता है। ये रद्द अमल अपनी जगह फितरी है, इससे कोई इसकी अहमियत से भी इनकार नहीं है और इसके होने से भी इनकार नहीं है। लेकिन क्या ये जब जब दिल आज़ारी होती है उसी वक्त ही ये एहतजाज किया जाना चाहिए और हमें इसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए? मैं ये समझता हूँ ये अब एक कुल वक्ती फिनोमेना है और हमें इन दिनों में जब खुदा न खास्ता इस तरह के कुछ वाक़यात होते हैं उस वक्त भी बहुत संजीदगी के साथ इसके ऊपर काम करना चाहिए। और बिलखुसूस वो अय्याम जिनमें ज़रा ये वाक़यात कम हो रहे होते हैं उनके अंदर हमारे हुकूमती सतह के ऊपर भी इस तरह की पॉलिसीज़ बनाई जानी चाहिए। दुनिया को ये बताया जाना चाहिए कि आज़ादी राय की जो आज़ादी इजहार की जो राय आज़ादी है आपके अंदर, ये जो फ्रीडम है आपका, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, ये उस वक्त तक है जब ये किसी और की दिल आज़ारी का जरिया नहीं बन रहा। और हम तो पूरी दुनिया को दावत देते हैं कि सारी दुनिया के जो मुकद्दसात हैं, जो किसी के लिए भी मुकद्दस चीज़ है, उसका एहतराम उसी तरह किया जाए जैसे एक तकदीस माब चीज़ का किया जाना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि हमें हुकूमती सतह के ऊपर दुनिया को ये बावर कराने की जरूरत है कि इसके ऊपर कवानीन बनाए जाए और कवानीन यही तो बात है। जितने भी 57 इस्लामिक ममालिक हैं उनके सरबराहान हैं, उन्हें अक़वाम मुत्तहिदा में कोई ऐसा प्लेटफॉर्म या इस तरह की कोई पॉलिसी करनी चाहिए कि आइंदा से इस तरह का कोई नाखुशगवार वाक़या ना हो। पाकिस्तान ने बड़ी अच्छी काविश की। आपने देखा कुछ वक्त पहले पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से बड़ा एहतमाम करके इस्लामोफोबिया की तरफ तवज्जो दिलाई गई और बताया गया कि ये दुनिया का एक संजीदा मसला है, इसे आप चंद लोगों के दरमियान होने वाला इख्तिलाफ राय मत समझे, क्योंकि ये ऐसा मामला है कि जब कोई एक बदबख्त इस तरह का मामला करता है आप तो उसे एक इनफरादी रवैया कह के, एक इनफरादी अमल कह के अपनी जिम्मेदारी से दस्तबरदार हो जाते हैं। लेकिन आपके इल्म में है कि उस एक आदमी का किया हुआ एक रवैया, एक छोटा सा अमल जो है वो दुनिया के हर चौथे आदमी की दिल आज़ारी का जरिया बनता है। तो ये कैसे आप ये समझे कि वो एक आदमी का अमल नहीं है बल्कि वो पूरे कुर्रे अर्जी के अमन को तार तार करने की एक कोशिश होती है। तो मेरी सिर्फ इसमें दो बातें हैं। एक तो हुकूमत को ये चाहिए कि हुकूमतों को अपने तौर पे जैसे इस्लामोफोबिया की तरफ मुसलमानों ने तवज्जो दिलाई और आपने देखा कि दुनिया ने रिस्पॉन्स किया और उसके ऊपर हमने फिर एक नेशनल इंटरनेशनल डे भी बनाया इसके हवाले से मुकर्रर की गई। इसी तरह उलमा और स्कॉलर्स को भी लिखने पढ़ने के हवाले से इल्मी बुनियादों पर खास दलील के साथ इसका जवाब जो है वो फराहम करना चाहिए। बेशक ऐसे ही है। डॉक्टर पीर तारिक शरीफजादा साहब हमारे साथ मौजूद थे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। और ये इस्लामोफोबिया के हवाले से, पेशेंट्स के हवाले से हमने बात की। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
तो जागो लाहौर ब्रिज से वापस आ चुके हैं और सेगमेंट है हमारा लाहौर की दुनिया। और जनाब हम बात करेंगे एक अहम मसले पर जिसका सामना आवाम ने हमेशा ही किया है और पूरे पाकिस्तान में मानसून बारिशों का ये सिलसिला जारी है और बारिशों के बायस फीडर स्ट्रिप कर जाते हैं, ट्रांसफार्मर्स जल जाते हैं, ओवर बिलिंग के मसाइल हैं और बिजली फिर ₹1.90 महंगी कर दी गई है और ये तोहफा हमें मिल चुका है। जबकि इसहाकडार IMF पॉलिसी की वजह से गर्दिशी कर्जों की मद में बिजली की कीमतें ₹4 तक बढ़ाने का इंदिया भी दे चुके हैं। पिछली हुकूमत भी यही दावे किया करती थी और गर्दिशी कर्जों का हुजूम 4 साला दौर में 2 गुना हो गया है। मौजूदा हुकूमत ने भी दावे किए मगर हमें हल कोई नहीं मिला। सिर्फ गुज़श्ता माली साल के 11 महीनों में गर्दिशी कर्जों में 394 अरब रुपए का इजाफा हुआ है। गर्दिशी कर्जा 2300 अरब से बढ़कर 2600 अरब से भी तजावुज़ कर चुका है। और जनाब ये भी एक बड़ी हैरानकुन बात है कि मुल्क में 249 अरब का इजाफा सिर्फ रिकवरी लॉसेस की वजह से हुआ है, जिससे सार्फिन पर 23 अरब का इजाफी बोझ पड़ेगा। और बिजली का मसला एक संगीन मसला बन चुका है। गर्मी के सताए आवाम को लोड शेडिंग का भी सामना करना पड़ता है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरी इलाकों में लोगों को 8 से 10 घंटे और जबकि दही इलाकों में 14 से 18 घंटे की लोड शेडिंग का सामना भी है। तो लोगों को बिजली कम और बिजली में इजाफा ज़्यादा मिल रहा है। तो कैसे इन मसाइल से लोगों को निकाला जाए, बिजली पैदा करने वाले इदारे किस हद तक काम कर रहे हैं, इस हवाले से आज जानने की कोशिश करते हैं। और बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आते हैं, बिजली नहीं आती है घरों में और बिजली की कीमतें बढ़ती जा रही है, क्या वजूहात है इसके पीछे। फ़हद अमीन हमारे साथ इन स्टूडियोज़ में मौजूद है, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ है। फ़हद आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया मुनीबा, मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा फ़हद, अभी हम तो ये सुन रहे थे कि शायद IMF से मुआहदा हो जाएगा और तमाम तर प्रॉब्लम्स जो हैं हल हो जाएंगे, बिजली की कीमतें भी कम होंगी, बल्कि ये तो बिजली की कीमत बढ़ा दी है ₹1.90 दोबारा से। देखिए, जो भी हुकूमती शख्सियत आती है, यानी कि जैसे मैं बोलता हूँ कि वज़ीर पावर डिवीज़न आए, उन्होंने कहा जी बिजली की कीमतें कम होंगी। अच्छा, ठीक है। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आए, उन्होंने कहा जी बिजली की कीमतें कम होंगी, मगर हमें कम होती दिखाई दे नहीं रही। तकरीबन एक माह में ये जब भी ऐलान होता है ना उसके बाद बिजली बढ़ती, बिजली की कीमत बढ़ती है, कम नहीं होती है। अब आप ये देखें कि ये जो अब ₹1.90 जो है वो कीमत बढ़ गई है, अवाम पर कितना बोझ पड़ा। ठीक है ना, लोग तो पहले ही पिस चुके हैं, बिजली मिलती नहीं है, गैस मिलती नहीं है, उसके बाद LPG की कीमतें जो है वो आसमान से बातें कर रही हैं। जो लोकल गवर्नमेंट है उसके साथ साथ जो ओगरा है और दीगर इदारे जो है वो उसकी कीमत कंट्रोल करने में नाकाम दिखाई दे रहे हैं। लोड शेडिंग है, जो सरकारी जो इनकी अप्रूव्ड लोड शेडिंग है वो 2 घंटे है, लोड शेडिंग का दौरानिया 2 घंटे है, मगर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त लोगों को कमोबेश 7 से 8 घंटे लोड शेडिंग का सामना किस सूरत में करना पड़ रहा है? तकनीकी खराबियों की सूरत में। ठीक है, एक तरफ तो 2 घंटे वो लोड शेडिंग, वो तो शेड्यूल के मुताबिक जानी है। उसके बाद अगर किसी इलाके का ट्रांसफार्मर जल जाता है, किसी इलाके में जो है वो अगर एक सिंगल कंप्लेंट है ना, मेरे फर्ज करें मैं अपने घर की बताता हूँ, मेरे घर की अगर एक सिंगल कंप्लेंट है, मीटर से हल्की सी तार उतर गई है ना, तो मुझे 7 से 8 घंटे इंतजार करना पड़ना है। जो सूरत हाल है उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस वक्त लेस्को के पास लाइनमैनों की शदीद कमी है और अगले चंद साल में 3 से 4 साल में जितनी तादाद में लाइनमैन रिटायर्ड हो रहे हैं, अगले 3-4 साल में लाइनमैन नापैद हो जाना लेस्को में, और फिर ये जो सिस्टम है ये चलाना मज़ीद मुश्किल हो जाएगा। इस वक्त सूरत हाल ये है कि अगर किसी सब डिवीजन की यार्ड स्टिक के मुताबिक जो अप्रूव्ड लाइनमैन की तादाद अगर वहाँ पर 6 है तो वहाँ पर सिर्फ 3 लाइनमैन काम कर रहे हैं। 3 शिफ्टों में 3 लाइनमैन, एक शिफ्ट में एक लाइनमैन जो है वो काम कर रहा है मुख्तलिफ सब डिवीजन में, और स्टाफ है नहीं, अमले की शदीद कमी है, मटेरियल की शदीद कमी है। ट्रांसफार्मर एक उतरता है, वही रिपेयर होकर दोबारा वही लगता है। अब उसको उतरने में और उसके रिपेयर होने में और उसके बाद दोबारा लगने में कमोबेश 8 से 10 घंटे जो है वो दरकार होते हैं जो ये लगाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ये तो इस पे तो बात करेंगे कि इनकी मशीनरी की कमी है, इनको मैन पावर की जो है कमी का सामना है। लेकिन जब से ये मानसून का सीज़न शुरू हुआ है फ़हद, और अगर बिलखसूस कल की बात कर ली जाए, कल भी लोगों ने बड़ी अजियत में टाइम गुजारा है। उससे पहले जब से ये बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ है उसमें फीडर स्ट्रिप कर जाते हैं, ट्रांसफार्मर जल जाते हैं, तारें नीचे गिर जाती हैं।
क्या मसला है इनके साथ? कल का जो दिन हम लोगों ने जिस अजियत से गुजारा है, लाइट ही नहीं आई है घर पे। बुध की सुबह 3:55 पे बारिश का सिलसिला शुरू हुआ था तेज आंधी के साथ। हाँ जी। उस वक़्त से मुतअद्दिद इलाके ऐसे हैं जो अभी तक उनकी बिजली बहाल नहीं हो सकी। उसकी वजह क्या है? एक तो वो जो मेन ट्रांसमिशन लाइनें गिर गई, अच्छा। ठीक है, दरख्त गिरे, शदीद तूफान था, दरख्त गिरे, बिजली के पोल्स गिर गए, लेस्को की तनसीबात को पूरी तरह नुकसान पहुंचा। उसके बाद ट्रांसफार्मर जल गए। अब उसकी बहाली में इतना टाइम लग गया है कि इतनी देर में जो है ना वो शायद नया सिस्टम खड़ा हो सकता था, वो इंस्टॉल हो सकता था। इस देर होने की सबसे बड़ी वजह स्टाफ की कमी और जो सामान है, मटेरियल है, उसकी कमी है। एक पूरी डिवीजन में, अगर मैं आपको एक डिवीजन की बात बताऊं, तो एक डिवीजन में 5 या 6 सब डिवीजन होती हैं, ठीक है। फी सब डिवीजन 40,000 कंज्यूमर है। एक सब डिवीजन के पास 35 से 40,000 कंज्यूमर हैं, ठीक है जी। और अगर आप 6 सब डिवीजन लगा लें तो 2,40,000 तकरीबन कंज्यूमर बन जाते हैं। उन तमाम कंज्यूमर्स के लिए सिर्फ एक क्रेन है एक डिवीजन में, ठीक है। अगर आप 5% इलाकों में लाइट बंद हो गई, फर्ज करें, मैं मिसाल दे रहा हूँ, 5% इलाकों में लाइट बंद हो गई, तो एक क्रेन किस किस इलाके में जाके ट्रांसफार्मर रिपेयर कर ठीक उतारेगी और दूसरा और उसको लेकर जाएगी। हाँ जी। क्रेन ना होने की वजह से लाइन स्टाफ का 2-2, 3-3 घंटे जो है ना वो ज़ाया होते हैं कि वो उधर खड़े रहते हैं, क्रेन का वेट कर रहे हैं। देखिए, जो हकीकत बात है वो यही है कि जो फील्ड का अमला है वो बहुत मेहनत कर रहा है लेस्को का। अच्छा। मगर आपने इन जो है वो मुजाहिदों को उस जो है वो जंग में छोड़ दिया है जिसमें इनके पास हथियार ही नहीं है, चीज़ ही कुछ नहीं है ना। हाँ जी, सहूलियात ही नहीं है। अगर एक ट्रांसफार्मर खराब है तो अगर आपके पास ट्रांसफार्मर होगा आप उसको उतारेंगे, फौरी दूसरा लगाएंगे, बिजली सप्लाई हो जाएगी, सप्लाई शुरू हो जाएगी, बहाल हो जाएगी। 1 से 1.5 घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर हो जाएगी, 3 घंटे के अंदर हो जाएगी। मगर आपका सिलसिला ये है कि आपने वो ट्रांसफार्मर उतारना है, उसको उतारने में पहले तो 8 घंटे लगाने, इन्होंने 7-8 घंटे लगाने। जी क्रेन आ रही है, ये करेंगे, वो क्रेन उधर थी, अब आई है, उसके बाद वो ट्रांसफार्मर उतरेगा, वो चला गया है, बिजली बंद है इलाके की, वो चला गया है, वो रिपेयर हो रहा है, रिपेयर कोई 7-8 घंटे उसको रिपेयरेंस पे उसकी मेंटेनेंस पे और रिपेयरिंग पे लगेंगे। रिपेयरिंग करने के बाद वो फिर क्रेन आ रही है। मतलब आपका एक दिन तो गया ना? 2 दिन, 1 से 1.5 दिन तो पक्का है ना आपका। अभी कौन कौन से इलाके हैं जिनमें बिजली बिल्कुल ही नहीं आ रही है? देखिए, अभी भी बेशुमार ऐसे इलाके हैं जहाँ पर ट्रांसफार्मर जिले में आमर टाउन सब डिवीजन है, बुरे हालात है उसके। अच्छा। आप इस्लामिया पार्क सब डिवीजन है, वहाँ पर भी जो है वो इशरा सब डिवीजन है। उसके बाद अगर आप चले जाएं शादरा वाली साइड पे, शादरा टाउन, इमामिया कॉलोनी, ये सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर कम व बेश 16-16 घंटे बिजली बंद रही है मुख्तलिफ इलाकों में, ठीक है। और इसके बाद आप गुंजानाबाद इलाकों में चले जाएँ, शालीमार के इलाकों में चले जाएँ, बागबानपुरा के इलाकों में चले जाएँ, वो बेशुमार ऐसे इलाके हैं। अंदरून लाहौर के मुतअद्दिद इलाके हैं। फर्स्ट सर्कल में बड़ी बुरी हालात रहे हैं। फर्स्ट सर्कल में आप जो है वो कोट अब्दुल मालिक तक फर्स्ट सर्कल जाता है, ठीक है जी। यहाँ से गुलशेर रावी से शुरू होकर कोट अब्दुल मालिक तक सारा फर्स्ट सर्कल है, ठीक है। उसके बाद आप थर्ड सर्कल, लेस्को का जो थर्ड सर्कल है, वहाँ पे देख लें, वहाँ पे बुरे हालात हैं। यानी कि सप्लाइयाँ, नो डाउट अफसरा जो अमला है वो रात भर फील्ड में रहा है जो उनकी ड्यूटी थी, मगर सामान नहीं था, उसकी वजह से ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जो चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को हैं वो भी जो है वो जिस दिन ये बारिश हुई है उस दिन वो गुलबर्ग बैठे रहे। अच्छा, ठीक है, सारी रात वो गुलबर्ग बैठे रहे, सप्लाई बहाल कराते रहे, देख रहे हैं। मगर आपके पास फोर्स होगी तो आप काम करेंगे ना। जब फोर्स ही नहीं है, 6-7 साल हो गए हैं, आपने भर्ती नहीं की, ठीक है, नया लाइनमैन आपने ट्रेंड ही नहीं किया, जो पुराने लाइनमैन है वो रिटायरमेंट के क्या मसला है? मतलब लास्ट टाइम भी जब वो आए थे लेस्को के, जिनसे हमने बात भी की थी, हाँ जी, हाफिज नुमान साहब थे, उनसे बात भी हमने की थी। उन्होंने भी कहा था कि इसको जल्दी हल कर लिया जाएगा, इन तमाम तर मसाइल को, मशीनरी भी आ जाएगी, जो भर्तियां भी हो जाएंगी। तो क्या मसला है? पिछले 5-6 सालों से यही हम लोग सुन रहे हैं, क्या ना कोई मेंटेनेंस होती है, गर्मी ज़्यादा पड़ जाती है तब भी लोड शेडिंग का मामला है, सर्दी ज़्यादा हो जाती है तब भी लोड शेडिंग का मामला है। देखिए, लेस्को का सिस्टम इस वक्त ना कम बेश 25 से 30 साल पुराना हो चुका है। अच्छा, ठीक है, ये सारा ट्रांसमिशन सिस्टम,
ठीक है जी। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के हालात ये हैं कि इस वक्त लेस्को के जो 50 से 60% डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स हैं ना, वो ओवरलोडेड हो चुके हैं। 40% से ज़ायद फीडर्स ओवरलोडेड हो चुके हैं, जहाँ पे जो है वो कम अज़ कम अगर एक फीडर पे आप समझते हैं कि 300 से 350 एम्पेयर लोड होना चाहिए, उस फीडर पे 600 एम्पेयर तक लोड चल रहा है। अच्छा, 550 से 600 एम्पेयर तक लोड चल रहा है उधर, ठीक है। एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है वो 200 kVA का है, उस पर लोड आप उस इलाके का चल रहा है 300, ठीक है, तो वो तो जलना है ऑब्वियसली, ठीक है। अब जब जिसकी कैपेसिटी नहीं है उतनी, उसके ऊपर अगर आप ज़्यादा लोड डालेंगे तो वो जल जाएगा। अब आपने उसको उसका जो मेंटेनेंस वर्क जो सर्दियों में ये करते हैं, उसमें यही करते हैं कि जिस इलाकों को देखते हैं कि किस इलाके में लोड ज़्यादा है, लाइन सुपरिटेंडेंट को पता होता है कि मेरे इस इलाके में लोड ज़्यादा है, वो उसको अपग्रेड करते हैं। सही। जहाँ पे 200 का ट्रांसफार्मर लगा उसे 400 का कर देते हैं, या वहाँ पे एक ट्रांसफार्मर और इंस्टॉल किया जाता है ताकि लोड डिवाइड हो जाए। मगर इस दफ़ा इन्होंने कुछ भी नहीं किया। नहीं, ये इस दफा ही नहीं किया, ये रिवायत चलती आ रही है। मतलब इतनी गवर्नमेंट्स जो गुजरी हैं उनमें से किसी भी के दौर में ये चीजें नहीं की गई हैं। ये मैं आपको बताऊं कि इस दफा ज्यादा मसाइल खराब हैं, इस दफा बहुत ज्यादा मसला है लेस्को के ट्रांसमिशन लाइंस का, हाँ जी, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का। अच्छा, वो मैं आपको बताता हूँ उसकी वजह क्या है। उसकी वजह ये है कि पिछले 3 साल से, तकरीबन 3 साल से इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स नहीं खरीदे, सामान नहीं खरीदा। अच्छा। जो ट्रांसफार्मर, फर्ज करें मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, जो ट्रांसफार्मर 8 लाख का था वो इस वक्त 14 से 16 लाख का हो चुका है, ठीक है। जो 16 लाख का था वो इस वक्त वो और ज्यादा बढ़ गया होगा, डबल हो चुकी हैं। अब देखें, जो उस वक्त नहीं खरीदे गए, वो जिसकी गलती है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि क्यों नहीं खरीदे गए। जब सस्ते ट्रांसफार्मर थे, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर सस्ते थे, सामान सस्ता था, मगर अब उनकी कीमतों में 2 गुना इजाफा हो चुका है, ठीक है। तो वो ये किसने देने हैं? ये अवाम के पैसों से जाने हैं, हमारे टैक्सों से जाने हैं। कौन जिम्मेदार है इसका? उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन अफसरान के खिलाफ, उन बोर्ड मेंबरान के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने वक्त पर ये सामान नहीं खरीदा। उन्हें कौन पूछने वाला है? इंतजामिया पूछने वाली ना इन इदारों को, और वो लोग अपनी मुद्दत पूरी करते हैं और वो चले जाते हैं, तमाम तर सहूलियात अपनी वो पूरी करते हैं, उनको जो जो बेनिफिट्स मिल रहे होते हैं वो उठाते हैं और वो चले जाते हैं अपनी मुद्दत पूरी करके। आवाम की परेशानी से उनको कोई गर्ज नहीं है। आप ये देखें कि अगर 2-3 साल पहले देखें, 2 साल पहले की बात करें तो बहुत आंधी आई थी, बहुत तूफान आए थे, आते रहते हैं इसी तरह। ये पहले भी आते रहते हैं, पहले इसी तरह, ये पहली दफा तो नहीं हुआ मॉनसून। और फिर इदारों को पता था कि इस दफा इस तरह की बारिशें होंगी और जो है वो गुज़िश्ता 30 साल का रिकॉर्ड टूटेगा। ये इंतजामिया को पता था कि इस दफा बारिशें ज़्यादा होनी है, तूफान ज़्यादा आने हैं, मगर उसके बावजूद कोई काम नहीं किया गया, कोई उसके जो है वो कोई एहतियाती तदाबीर इख्तियार नहीं की गई, और उसका खमियाजा आवाम को भुगतना पड़ रहा है। लोड शेडिंग नहीं है, लोड शेडिंग 2 घंटे की है, ठीक है, कागजात में 2 घंटे की है। अच्छा। मगर जो ये मसाइल हैं, अगर आपके घर की सिंगल कंप्लेंट है तो फिर तो आपको जनाब 8 से 10 घंटे जो है वो बिजली आपके घर नहीं आएगी। जिस इलाके में ट्रांसफार्मर खराब हो गया वो तो 2 दिन भूल जाए, समझे ही ना कि कोई है, वो तो 2 दिन भूल जाए कि उस इलाके में। अच्छा, लाइन लॉसेस का हम लोग बड़ा सुनते हैं, उसका बड़ा प्रॉब्लम है। तो जो लोग रिकवरी भी कर रहे होते हैं वहाँ से, या जो बिल भी पूरा अपना दे रहे होते हैं, उन्हें भी लोड शेडिंग का सामना करना पड़ता है। ये मतलब जाए तो जाए कहाँ लोग, के बिल भी हम लोग इतने ज़्यादा पे कर रहे हैं लेकिन उसके बावजूद भी हमें इतनी लोड शेडिंग का सामना करना पड़ा। देखिए जी, ये एक बहाना बस कंपनी ने बना लिया है कि जिन इलाकों में हाई लॉसेज हैं वहाँ पर जो है वो लोड शेडिंग का दौरानिया ज़्यादा होगा। भाई अच्छा। आपको पता है कि इन इलाकों में बिजली चोरी है, उनके खिलाफ कार्रवाई करें, उनके कनेक्शन काटें। अगर मैं उस इलाके में रह रहा हूँ, मैं पूरा बिल दे रहा हूँ, मेरा क्या कसूर है? मैं क्यों 8 घंटे की लोड शेडिंग बर्दाश्त करूँ? मैं तो पूरा बिल दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये एक सिर्फ वो समझ लें कि आप एक उन्होंने शील्ड रख लिया ताकि इस जो है वो मद में लोड शेडिंग की जाए। तो ये जो बिजली चोरी कर रहे होते हैं, जो बड़े बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, बड़े बड़े कारखाने हैं, ऑब्वियसली पता होता है कौन चोरी कर रहा है कौन नहीं कर रहा, उनके खिलाफ कार्रवाई होती है, बिल्कुल पता होता है। जो मुतलका अमला होता है, मुतलका सब डिवीजन का, कभी भी
चोर जो है वो बिजली चोरी मिली भगत के बगैर नहीं हो सकती, ठीक है ना। हाई ट्रांसमिशन लाइनें हैं इसमें, एक मिनट में वो जो लाइन सुपरिटेंडेंट हैं, एसडीओज हैं, एक्सियंस हैं, उनको पता होता है कि चीज़ का पता होता है कि हमने कितने यूनिट्स लिए हैं, कितने हमारे चले हैं और किस इलाके में कितनी चोरी हो रही है, सारा पता होता है, ठीक है। कार्रवाई जो आम बंदा है उसके खिलाफ, जो घरेलू का कंज्यूमर है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी है। जो बड़े ब्लैकमेलर हैं, जो बड़ी मछली हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। और उसमें भी वो एक प्ली लेते हैं कि जी वो हमें जो मुख्तलिफ जो है वो बासर लोग हैं, अगर हम उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो वो आगे से मारते हैं, तशद्दुद करते हैं मुलाजमीन पर, और उसके बाद जो है वो अथॉरिटीज़ पे कोई काम नहीं करती, अथॉरिटी हमें प्रोटेक्ट नहीं करती। ये भी सारे बड़े मसाइल हैं। तो बिजली चोरी देखें, जब बिजली की कीमत बढ़ेगी बिजली चोरी में इजाफा हो जाएगा, और बिजली चोरी इस कदर ज़्यादा है और उतनी ही ओवर बिलिंग है। देखिए कंपनी को फर्क नहीं ना पड़ता, फिर अगर मैं बिजली चोरी कर रहा हूँ, वो मेरा बिल आपसे ले रहे हैं, अच्छा, तो लोग मीटर्स भी फिक्स करा लेते हैं अपना, ऐसा भी होता है इस वक्त सिचुएशन पता क्या है? हाँ। लेस्को के अमले में मुझे कई शिकायत ऐसी आई हैं, अच्छा, कि वो मीटर रीडर आता है, हाँ, वो कहता है यार आज चलानी है बिजली, हाँ, चलानी, वो डायरेक्ट लगा के दे देता, महीना वो अपना जो है वो 5,000 10,000 रुपये अपना मतलब वो डायरेक्ट तार लगा देता है, डायरेक्ट सप्लाई लगा देता है। यानी कि बिजली चोरी यहाँ तक हो रही है, मगर ये लेस्को के अपने बंदे करवाते हैं, दूसरा तो नहीं करवा सकता, अपने बंदे करवाते हैं ये। क्योंकि देखे एक लाइन सुपरिटेंडेंट है, एक लाइनमैन है, उसने 24 घंटे उसका काम है सारी ट्रांसमिशन लाइनों की देखभाल और सारी ट्रांसमिशन लाइनों पर नजर रखना, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पर नजर रखना। अगर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पर वो 24 घंटे नजर रखे हुए है, लेस्को का अमला वहां पे मौजूद है, तो मैं कैसे बिजली चोरी कर सकता हूँ? नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता, जब तक मिली भगत नहीं होगी, ठीक है ना। मिली भगत से बिजली चोरी होती है, उसके बाद लोगों को ओवर बिलिंग होती है। अब ओवर बिलिंग कैसे होती है? ओवर बिलिंग का भी बड़ा एक मजेदार इनका सिलसिला है, कागजी तौर पर ओवर बिलिंग अच्छा मैकेनिज्म बनाया हुआ उसका, बड़ा जबरदस्त मैकेनिज्म है। वो कहते हैं ना कि गलत काम में हमेशा जो है वो ईमानदारी से रहना, ईमानदारी से काम करना चाहिए। कैसे करते हैं? 2 नंबरी में बड़ी ईमानदारी करते हैं। अच्छा। ईमानदारी ये करते हैं कि पहले एक जो है वो इंडस्ट्री है, फर्ज करें एक कारखाना है, उसको उसके 5 लाख यूनिट फर्ज करें चले, तो 6 लाख यूनिट डाल दिए, 1 लाख यूनिट ज्यादा डाल दिए, अच्छा, ठीक है। उसके बाद उसके कागजों में जो है वो पैसे निकाल दिए, यूनिट तो चले गए, ठीक है ना। कागजों में उसको बिल जो है वो हाथ से सेट करके दे दिया कि अच्छा यार ये जमा कराएं, उसकी सेग्रीगेशन कर दी है, उसका जो भी एक जो है वो तरीकाकार है, उसका बिल जो है वो ठीक करके दे दिया। या तो वो जमा करा देगा खुद ही, उसको नहीं, जिसको नहीं पता चला उसका बिल जमा हो गया, अच्छा। जिसको पता चल गया कि यार मेरी ओवर बिलिंग है, वो आया है, अच्छा ओवर बिलिंग है, चलो इसके इतने पैसे निकाल दें, ये बिल जमा करा दे। अब वो ये बड़ा टेक्निकल तरीका ये कि कंपनी को वो यूनिट तो वही के वही है, ठीक है, वो उस माह की अपनी उन्होंने रिकवरी पूरी कर ली, उस माह की अपनी रिकवरी पूरी हो गई, मगर वो अगले माह में फिर वो जो है ना वो रिवर्स हो जाएंगे, यूनिट निकल गए, पैसे रिवर्स हो गए, ठीक है ना। ये बड़ी टेक्निकल सी चीज है। और रही ऑडिट की बात, ये टेक्निकल करप्शन है, टेक्निकल करप्शन है। ऑडिट की बात है, मैं ऑडिट का आपको बताता हूँ, जो ऑडिट की सिचुएशन है यहाँ पर लेस्को में खास तौर पर, इसका तो टेक्निकल ऑडिट हो तो फिर कंपनी की 1 मिनट में सारी चीजें सामने आ जाए, ठीक है ना। क्योंकि ऑडिट वाले आते हैं, वो उन्होंने पहले ही पैसे उनके जो है ना वो रखे होते हैं, हाँ जी वो उन्होंने आना, उन्होंने पकड़ाना है, जाओ जी ठीक है, ओके अल्लाह हाफिज़। ऑडिट बस कागजी तौर पर कागजी कार्रवाई, कोई चक्कर नहीं। आज तक कोई ऑडिट रिपोर्ट ऐसी जिसमें किसी को करप्शन पे किसी को जो है वो किसी को करप्शन पे सजा मिली हो, या किसी करप्शन के खिलाफ किसी के खिलाफ इंक्वायरी की हो ऑडिट वालों ने, कोई चक्कर नहीं है। वो आते हैं अपना, उन्होंने जो है वो देसी मुर्गी के साथ खाना खाना है, अच्छा कढ़ाई खानी है, उसके बाद उन्होंने पैसे पकड़ने और वो के बैठ के उन्होंने थोड़ी सी कागजी कार्रवाई करनी है, 1-2 हल्के फुल्के वो ऑडिट पैरास बनाने हैं, और वो ये रूटीन है ये कंपनी की, ठीक है ना। यहाँ पर तो वो कहते हैं कि जालिमाना एहतसाब होना चाहिए, फिर ये मामला समझ आते हैं। हम तो चाहते हैं कि एहतसाब हो, ट्रांसपेरेंसी आए, ताकि तमाम तर मामलात हैं जो हमारे जेबों से कह लें कि हर महीने नया एक टैक्स लग कर आ जाता है, हर महीने एक नई बिजली की कीमतें हमारे सामने आ रही होती हैं, तो इसके ऊपर थोड़ा सा ना कार्रवाई की जाए। लेकिन जो बिजली की कीमतें जिस तरह जैसे पहले मैंने बात की फाहद कि बढ़ती जा रही हैं, कम नहीं हो रही हैं। पहले कहा जाता था कि जी
बाहर से आ रही है बिजली, महंगी है, और अब हमारा मुआहिदा भी हो गया है, IMF वजह है जी, वो हमें पैसे नहीं दे रहा, कर्जा नहीं दे रहा, तो हमें महंगी जो चीज़ें मिल रही हैं, अब तो हो गया है, अब क्यों महंगी हो रही है? देखिए, जब तक बिजली की पैदावार लोकल फ्यूल से नहीं होगी ना, अच्छा, उस वक्त तक बिजली महंगी रहेगी। तो ठीक है हम ना? क्या नहीं कर सकते लोकल फ्यूल से? लोकल फ्यूल से हमने कभी वो लगाया ही नहीं, वो सिस्टम ही नहीं लगाया हमने, सिस्टम ही नहीं है हमारे पास। वो पैदावारी यूनिट ही नहीं लगाए। ठीक है ना? अब देखें, आप फर्नेस ऑयल से बिजली पैदा करते हैं, फर्नेस ऑयल बहुत महंगी है। आप LPG से RLNG से बिजली पैदा करते हैं, RLNG बहुत महंगी है। RLNG आप घरों में इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर RLNG का कनेक्शन मुख्तलिफ जो है वो निजी हाउसिंग सोसाइटियों में RLNG के कनेक्शन लगे हैं, लोगों ने हाथ जोड़ के उतरवा दिए, उन्होंने कहा जी ले जाएं भाई, हम नहीं पे कर सकते इसको। ठीक है, हम सिलेंडर इस्तेमाल कर लेंगे LPG वाला, ये सिलेंडर, ये RLNG का कनेक्शन हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसका बिल ही बड़ा है। इस बिल से कमो बेश 6 से 7 गुना ज़्यादा उसका बिल आता है। ठीक है, और दूसरा आप RLNG से बिजली बन रही है, उसके बाद आप जो इम्पोर्टेड कोयला है उसके साथ आप बिजली बना रहे हैं, वो पैदावारी यूनिट ही नहीं लगाए गए। अपने कोयले से हम बना सकते हैं, हम विंड से बिजली बना सकते हैं, हम पानी से बिजली बना सकते हैं, लेकिन हम किसी साइड पर नहीं आ रहे। आपको एक मजेदारी की बात बताऊं, आप परेशान हो जाएंगी सुन के कि महकमा तवानाई पंजाब, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद तमाम सूबों को इख्तियारात है कि वो अपने जो है वो मामलात को खुद देख सकें। महकमा तवानाई पंजाब ने आज से 3 साल पहले एक प्रोजेक्ट 3 साल पहले एक प्रोजेक्ट बनाया था कि पंजाब की जो 36 अजला की बड़ी नहरें हैं, वहां पर छोटे-छोटे पावर प्लांट यूनिट लगाए जाएंगे बिजली पैदा करने के। उससे ये होगा कि जो उनके करीबी सारे इलाके हैं, वहां पर बिजली की कमी पूरी हो जाएगी और वो सस्ती बिजली पैदा हो सकेगी और उनको सस्ती बिजली मिल सकेगी। सही, हाइडल बिजली सबसे ज़्यादा सस्ती है और हमारे मुल्क में बहुत जो है वो हाइडल बिजली पैदा हो सकती है, मगर कोई देखे, कोई ख्याल करे तो फिर है ना, वो आज 3 से 4 साल हो चुके हैं, वो सिर्फ डॉक्यूमेंट्स में तैयार हो वो काम हुआ है, उसके बाद उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट आई है, उसके बाद वो जगहों की निशानदेही हो चुकी है, मगर कोई काम नहीं हुआ। उसके बाद काम मतलब कोई टस से मस नहीं हुआ। 4 साल गुजर चुके हैं इस मामले में, 3.5-4 साल, मगर अभी तक जो है वो यही तो मसले प्रायोरिटी कि अगर हमने आवाम को रिलीफ देना हो ना, तो मेरे ख्याल से सब कुछ हो सकता है, लेकिन अगर अपनी प्रायोरिटी पे रखना है आवाम को, तभी ये चीजें होती हैं। फहद अमीन हमारे साथ मौजूद है। फहद, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए, लेकिन आप लोगों से जनाब यही दरख्वास्त करूंगी कि जिस तरह के हालात चल रहे हैं और बिजली महंगी से महंगी होती जा रही है, आए रोज हमें पता चलता है कि बिजली की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, तो हम सोलर सिस्टम की तरफ जा सकते हैं, ग्रीन एनर्जी की तरफ जा सकते हैं, अपना भी फायदा कीजिए और पाकिस्तान का भी फायदा कीजिए। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब ब्रेक से वापस आ चुके हैं और अब कुछ बात कर लेते हैं हमारी और आपकी सेहत के हवाले से। तो जनाब, चॉकलेट खाना किसे पसंद नहीं होता? चॉकलेट खाना मेरे ख्याल से आपको, मुझे, बड़ों को, बच्चों को, हर किसी की ये पसंदीदा एक चीज़ है जो हर उम्र में खाई जाती है। और चॉकलेट की भी बहुत सारी ऐसी इकसाम हैं, डार्क चॉकलेट है, मिल्की चॉकलेट है, और उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको जनाब उसका एडिक्ट बना देती हैं। और बहुत से आपके ऐसे मूड्स होते हैं जिसमें आपका दिल करता है कि जनाब हमने चॉकलेट खानी है। आप चाहे खुशी में हैं तो आपका दिल करता है कुछ मीठा खाएं, तो चॉकलेट खाई जाती है। आप सैड हैं तो उसमें भी आपका दिल करता है कि हम चॉकलेट खाएँ, कुछ मीठा खाएँ। तो आज बहुत सारी ऐसी स्टडीज़ मौजूद हैं हमारे पास कि जनाब जिसमें बताया जाता है कि चॉकलेट खाने के बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं और बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं। कहा जाता है कि डार्क चॉकलेट खाने से आपकी हेल्थ अच्छी रहती है, आपकी जो साइकोलॉजिकली भी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहते हैं, आपको अच्छी थिंकिंग आपकी हो जाती है, या आपके जो हार्मोन्स हैं वो बैलेंस भी रहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिल्की चॉकलेट होती है, उसमें बहुत ज़्यादा फैट पाया जाता है। वो हम बड़े मज़े से तो खा लेते हैं, बाद में पता चलता है कि हमारा वेट जो है वो कितना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो आज हम इस पर डिटेल में गुफ्तगू करेंगे, कितनी इकसाम है चॉकलेट्स की, किस तरह खानी चाहिए, किन किन को खानी चाहिए, किन किन को नहीं खानी चाहिए। हमारे साथ इन स्टूडियोज़ में मौजूद है तलहा अहमद हैं जो कि डाइटिशियन है। तलहा, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच।
अल्हम्दुलिल्लाह। तलहा, चॉकलेट मेरे ख्याल से किसको नहीं पसंद है, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये वो वाहिद चीज़ है जो हर कोई खाता है, बच्चा बूढ़ा बड़ा हर कोई। चॉकलेट खाना कितना एक अच्छा है, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है? अब देखिए चॉकलेट, जैसा आपने खुद अभी मेंशन किया कि चॉकलेट की डिफरेंट हमारे पास इकसाम है, ठीक है। हमारे मार्केट में जाते हैं तो हमें डिफरेंट काइंड ऑफ चॉकलेट्स मिलती हैं। कहीं हमें मिल्क चॉकलेट मिल रही है, ठीक है, और सबसे जो कॉमन है वो मिल्क चॉकलेट ही है, जो नॉर्मली हम लोग कंज्यूम करते हैं वो मिल्क चॉकलेट ही है। जैसे डिफरेंट ब्रांड्स हैं, उसमें हमारे डेयरी मिल्क वगैरह। अच्छा, अब उसके बाद कुछ हल्के ब्रांड्स भी हैं जो हमारे बच्चे कॉमनली कंज्यूम करते हैं, जो थोड़ी सस्ती और छोटी चॉकलेट्स होती हैं, ठीक है। उसके अंदर देखा जाए बिस्किट्स वगैरह भी आते हैं, कोटेड चॉकलेट्स आती हैं जिनके साथ, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम बात करते हैं हेल्थ बेनिफिट्स की, तो हेल्थ बेनिफिट्स बेसिकली एसोसिएटेड हैं चॉकलेट के अंदर कोकोआ जो है जी। उसके कंटेंट के साथ। अब जितने भी चॉकलेट्स कॉमनली यहाँ पे कंज्यूम हो रही हैं, जो मिल्क चॉकलेट है, जो जितने भी ब्रांड्स हैं जो कॉमनली खाए जा रहे हैं, उनके अंदर कोकोआ का जो कंटेंट है वो इतना कम है कि वो बेनिफिशियल नहीं रहता। सही है। अच्छा, उसके बाद फिर उसके साथ शुगर कंटेंट भी है, ठीक है। जब शुगर कंटेंट उसके साथ मिलता है तो उस चीज़ को और ज़्यादा वो डेंजरस कर देता है। अभी जैसे आपने ही मेंशन किया था कि डार्क चॉकलेट का हम सुनते हैं कि उसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, ठीक है। तो डार्क चॉकलेट बेसिकली डिफ्रेंशिएट किस तरह से करता है मिल्क चॉकलेट से, कि उसका जो कोकोआ कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अगर किसी चॉकलेट का कोकोआ कंटेंट 70% या उससे अबव होता है तो हम उसको डार्क चॉकलेट कंसीडर करते हैं, और अगर उसका 30 to 50% तक होता है तो उसको हम मिल्क चॉकलेट या आम चॉकलेट जो हम कंज्यूम करते हैं वो कंसीडर करते हैं, वो भी अच्छे ब्रांड्स के अंदर। अच्छा। लेकिन जो हमें आम जो थोड़े से लो कॉस्ट ब्रांड्स हैं उसके अंदर हम देखेंगे तो शायद उससे भी बहुत ज़्यादा कम होगा, ठीक है। तो वहाँ पे हम ये नहीं एड्रेस कर सकते, हम ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि उनके अंदर कोई हेल्थ बेनिफिट्स हमें मिलेंगे। हाँ, शुगर्स बहुत ज़्यादा मिलेंगी। अच्छा। तो अब इन दोनों में यही कंपैरिजन अगर किया जाए तो इन दोनों में एक तो डिफरेंस ये है कि एक तो कोकोआ का डिफरेंस है, ठीक है। उसके बाद दूसरा डिफरेंस कंपैरेटिवली जो डार्क चॉकलेट है उसके अंदर शुगर कंटेंट कम होता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू जो अदर चॉकलेट्स हैं, ठीक है। हाँ, होता ज़रूर है, ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल शुगर लेस या शुगर फ्री होती हैं, एडिड शुगर उनके अंदर भी होता है, लेकिन कंपैरेटिवली कम होता है। लेकिन जब हम इनको खाना शुरू करते हैं तो उसके बाद भी एक बाउंड्री लाइन ड्रॉ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें पता होना चाहिए कि हमें खानी कितनी है। अगर हम डार्क चॉकलेट भी खा रहे हैं तो भी हमें पता होना चाहिए कि हमें पहली कितनी बात है, खानी है। डार्क चॉकलेट तो कोई आम बंदा खा ही नहीं सकता है, हर कोई खाए। वो तो कहते हैं ये खाई नहीं जाती, इतनी कड़वी है, कैसे खाए, वो एक बाइट भी नहीं लेते। एक बाइट भी नहीं लेते। दूसरा मसला ये कि वो इतना इजीली अवेलेबल भी नहीं है, इतनी सस्ती भी नहीं है, ठीक है, कॉस्टली है ना। तो अब बहुत कम, हमारी पाकिस्तान की बहुत कम पॉपुलेशन है जिसको अफोर्ड भी कर सकती है और जिसको पता भी होगा कि वो एग्जिस्ट भी करती है हमारी मार्केट के अंदर, लेकिन नॉर्मली जो लोग हैं उनको नहीं पता होता, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद चले, अगर वो कोई खाता भी है डार्क चॉकलेट तो वो भी आप ऐसे नहीं है कि आप डेली बेसिस पे बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर दें, उसमें भी आपको 3 to 4 टाइम्स वीक अगर आप खाते हैं तो वो इनफ है। अच्छा। अगर उससे ज़्यादा आप लेंगे तो ऑब्वियसली वो जो शुगर कंटेंट उसके अंदर भी मौजूद है वो भी जो है उस लेवल तक जाएगा, उसकी डोजेज भी वहाँ तक जाएगी जहाँ पे वो जाके डेंजरस हो सकता है। अच्छा। फिर उसके बाद एडिक्शन की बात, ठीक है, जिस तरह से हम देखते हैं कि चॉकलेट्स जो लोग खाते हैं उन लोगों का और ज़्यादा मजीद दिल करता है चॉकलेट्स खाने को, ऐसा होता है, ठीक है। अब वो क्यों होता है, उसकी वजह ये है, एक तो उसके अंदर शुगर है, ठीक है। हम हमेशा कैफीन की एडिक्शन की बात करते हैं लेकिन हम शुगर की एडिक्शन की बात नहीं करते। तो कैफीन तो उसके अंदर एक एलिमेंट है जो एडिक्टिव हो सकता है, उसके साथ शुगर्स भी हैं, ओके, ठीक है। हम अक्सर जो क्रेविंग्स की बात करते हैं कि लोगों को मीठे खाने की क्रेविंग है, तो ये भी एक काइंड ऑफ एडिक्शन ही है, क्योंकि शुगर भी हमारे ब्रेन को उसी तरह जाके हिट करता है जैसे कैफीन हिट करता है, ठीक है। तो अगर कोई इंसान जो है वो एक ऐसी उस तरह के वे में खा रहा है चॉकलेट जो बिल्कुल भी अनकंट्रोल्ड है और वो बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता जा रहा है, तो ऑब्वियसली उसके ऊपर फिर हेल्थ इफेक्ट्स आएंगे। लेकिन अगर नॉर्मली कोई अगर हफ्ते में 3 दफ़ा 4 दफ़ा डार्क चॉकलेट खाता है तो उसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं, काफ़ी सारी स्टडीज हैं उसके ऊपर। उसके अंदर बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनको हम एंटीऑक्सीडेंट्स कहते हैं, ठीक है। अब एंटीऑक्सीडेंट्स बेसिकली क्या होते हैं, ये आपके बॉडी में जो सेलुलर लेवल के ऊपर डैमेज हो रहा होता है उसको रोकने में हेल्प करते हैं, और ये आपकी बॉडी की एसेंशियल कह लें कि एक ज़रूरत है, बॉडी के लिए ज़रूरी है, क्योंकि वो डैमेज आप नहीं रोक सकते, ठीक है। बल्कि कह लें कि एक हेल्दी और अनहेल्दी पर्सन में मसला ही डिफरेंस ही यही होता है कि वो जो हेल्दी बंदा होता है उसकी बॉडी में जो डैमेज हो रहा है उसके लिए वो कुछ ना कुछ कर रहा है, वो स्लीप अच्छी ले रहा है, वो एक्सरसाइज कर रहा है, वो एंटीऑक्सीडेंट्स ले रहा है, ये 3-4 चीज़ें हैं, ठीक है, या स्ट्रेस से बच रहा है।
और जो अनहेल्दी है वो बेसिकली क्या है, इन सारी चीज़ों में इम्बैलेंस्ड है, ठीक है, और उसकी बॉडी में डैमेज को रोकने के लिए कोई भी टूल जो है वो नहीं हो रहा। अच्छा, अब ये जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं इस चॉकलेट के अंदर, ये आपकी हार्ट हेल्थ को भी इम्प्रूव कर सकते हैं, ये आपको डायबिटीज से भी बचा सकते हैं, आपकी स्किन हेल्थ को भी इम्प्रूव कर सकते हैं, आपके मूड को भी इम्प्रूव कर सकते हैं, आपकी क्रेविंग्स को भी, अगर आप इसको कंट्रोल्ड बिहेवियर के अंदर रह के इस्तेमाल करते हैं तो आपकी क्रेविंग्स जो है, शुगरी क्रेविंग्स, उसको भी कम कर सकते हैं। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझा दें, क्योंकि फिलहाल वक्त की थोड़ी सी शॉर्टेज है, तो इसमें जल्दी जल्दी इस पर बात करते हैं कि जो लोग पतले दुबले होते हैं तो वो क्या अगर वेट गेन करना चाहते हैं तो वो चॉकलेट जो है वो उनके लिए आइडियल हो सकती है कि वो खाएं और उनका वेट गेन हो जाए? अच्छा, वेट गेन एक ऐसी चीज़ है जो कभी भी कोई इंसान नहीं चाहेगा कि फैट की फॉर्म में करे, ठीक है, कोई भी जो है इंसान, मैंने नहीं अभी तक देखा, मैं जितने अरसे से यहाँ पे काम कर रहा हूँ, 5 साल हो चुके हैं मुझे, मैंने कभी किसी का ये गोल नहीं सुना कि मुझे फैट गेन करना है। हमेशा कोई भी इंसान अगर वेट गेन करना चाहता है, वो चाहता है कि मैं ज़्यादा एस्थेटिकली और ज़्यादा अच्छा लगूँ, तो उसका यही ख्वाहिश होता है कि मैं मसल्स की फॉर्म में गेन करूँ। अच्छा, ठीक है, और मसल्स की फॉर्म में आपने जब भी वेट गेन करना है, आपको 2 चीज़ें चाहिए, एक आपको मसल की डिस्ट्रक्शन करनी है और दूसरी चीज़ आपको मसल्स को रीबिल्ड करना है, ठीक है। डिस्ट्रक्शन आप एक्सरसाइज से करते हो, रीबिल्ड आप प्रोटीन से करते हो, तो वहाँ पे चॉकलेट आपको हेल्प कर सकती है, ठीक है। अगर उसमें डार्क चॉकलेट है और कैफीन ज़्यादा, तो आपको ज़्यादा एक्सरसाइज करने में हेल्प कर सकती है। अच्छा। लेकिन आप ये सोचो कि मैं ज़्यादा चॉकलेट खा के ज़्यादा कैलोरीज जो है वो कंज्यूम करूँ और उससे मेरा वेट गेन हो जाए, वो आपको हेल्प आउट कर सकता है, हो सकता है उससे वेट गेन हो जाए, बट आप खुश नहीं होंगे फिर। मतलब वो हेल्दी वेट गेन नहीं होगा, आपका पेट बाहर निकल आएगा या इधर से फैट वगैरह कहीं भी, जाहिर बात है फैट की फॉर्म तो फिर आप फिर वो फैलेंगे किसी न किसी जगह तो से। वो हेल्दी वे आउट नहीं है कि आप किस तरह जो है वो वेट गेन कर सकते हैं, तो इसलिए एतदाल में रह के बैलेंस डाइट लेनी चाहिए और बैलेंस तरीके से ही हमें चॉकलेट भी खानी चाहिए। तलहा अहमद डाइटिशियन हमारे साथ मौजूद थे। तलहा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। चॉकलेट का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है, उस पर बात की कि कितनी अच्छी है और कितनी बुरी है हमारे लिए। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।